अनम्यूट करके देखिए बेटा, अनम्यूट कर पा रहे हैं? जी सर। ठीक है। तो लास्ट टाइम पे कोई डाउट जो आप लोग पूछना चाहें? सर हाँ। जी सर। सर क्वेश्चन नंबर 18 ये आपने करने के दिया था तो ये हुआ नहीं। अच्छा, क्या था क्वेश्चन, एक बार बोलेंगे? मैं क्वेश्चन का पीडीएफ फिर दिखाना पड़ेगा। अच्छा रुक जाइए, मैं क्वेश्चन, रुक जाइए, क्वेश्चन ही लगाता हूँ। सर जब आप क्वेश्चन कराते हो तो हो जाते हैं, फिर घर जब बाद में करते हैं तो क्वेश्चन नहीं बन पाते। अच्छा कोई नहीं बेटा, यही तो प्रैक्टिस है। जितनी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन अपना आप ही होते चले जाएंगे। ठीक है? जी सर। क्वेश्चन नंबर 18। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? निम्न में से गलत कथन चुने। गुलाम का नियम है? सर 19 है, 19। तो आप 18 बोल रहे हैं। ये देखिए, ये वाला इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ए बिंदु पर रखे आवेश पर बीसी के लंबवत दिशा में लगने वाला बल होगा। अच्छा, ए वाले आवेश पे आपको क्या निकालना है? बल निकालना है। तो सबसे पहले बताइए, बी के कारण इस पे बल कहां लगेगा? इस डायरेक्शन में, हाँ या ना? बी के कारण। जी। और सी के कारण बल कहां लगेगा? इस डायरेक्शन में। जी। अगर ये आपका 60 डिग्री है तो क्या बेटा ये भी 60 होगा? हाँ सर। ये 60 होगा तो ये कितना होगा? सर 30। हाँ सर। हाँ। वेरी गुड इवनिंग गौतम। और ये भी कितना होगा आपका? 30। जी। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको क्या चीज नजर आ रही है? आपने कहा एक कंपोनेंट इधर होगा एफ बी कॉस 30 और इसका कंपोनेंट इधर होगा एफ ए कॉस 30 और एक कंपोनेंट इधर होगा, ये कितना हो जाएगा? एफ ए साइन 30 और ये होगा एफ बी साइन 30। यह आया समझ में? नहीं सर। अरे इसका कंपोनेंट इधर निकाले, इसका कंपोनेंट इधर निकाला, कैसे नहीं आया? और इसका कंपोनेंट किधर निकाले, इसका कंपोनेंट किधर निकाला। अब आया? जी सर। मैं अभी चैट को देखता हूं, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर मैं एफ ए की वैल्यू निकालूं, एफ बी और एफ सी की वैल्यू निकालूं, तो एफ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और एफ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दोनों तो सेम है ना? जी सर। दोनों को मैंने एफ मान लिया, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, हाँ या ना? जी सर। तो बराबर बल है। और ऊपर की तरफ बल कितना आ गया? ऊपर की तरफ बल आ गया 2f साइन 30। 2f की वैल्यू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब आया समझ में? ओके सर। अब देखता हूं चैट पे क्या कह रहे हैं स्टूडेंट। जैस्मिन वेरी गुड इवनिंग। माई मैसेज हैड गॉन। भूमिका, स्मृति, विवेक, गौतम, सभी को वेरी गुड इवनिंग। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, ये तो ऑब्जेक्शन में मैच नहीं करवा रहा है सर। 18 बता दीजिए सर। क्या? 18 वाला। 18 वाला, चलिए इधर देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न में से गलत कथन को चुने। ठीक है, कौन सा रॉन्ग है उसको बताना है। कूलम का नियम उस विद्युत बल को सही परिभाषित करता है जो परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को इसके नाभिक से बांधता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांधता है, परमाणुओं को परस्पर बांधकर अणु बनाता है,
अणुओं एवं परमाणुओं को परस्पर बांधकर ठोस बनाता है। कौन सा सही, कौन सा गलत है? कुलाम का नियम पहले बताइए किसमें लगता है? आवेशों के बीच में ना? पॉइंट चार्ज में सर। हाँ, पॉइंट चार्ज या आवेशों के बीच में। यहाँ पे ऐसा कौन सा है जो पॉइंट चार्ज या आवेश नजर नहीं आ रहा? फोर्थ जी। या कोई और? सोचिए सोचिए, जल्दी से सोचिए। सर यहाँ पे पहला होगा सर, पहला होगा। न्यूक्लियस दिया। तो न्यूक्लियस सर पॉइंट चार्ज कैसे होगा? अरे न्यूक्लियस में तो छोटे छोटे चार्ज मौजूद है ना। अभी आपको मैंने क्या बताया कि जो आवेशों के बीच में बल लगता है वहीं पे कूलम का नियम लगता है। तो अगर एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, क्या न्यूट्रॉन पे आवेश होता है? नहीं। तो क्या इन दोनों के बीच में कूलम बल लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा बेटा, ये तो है ही नहीं चार्ज, ये तो आवेश ही नहीं है। नहीं आया समझ में? न्यूट्रॉन क्या आवेश है? न्यूट्रॉन आवेश है क्या? सर न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस। देखिए भूमिका को आ गया। न्यूट्रॉन तो आवेश नहीं है ना, वो तो उदासीन होता है। तो बस इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा होगा वो आपका वो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कूलम का बल नहीं लगता। सर क्वेश्चन नंबर 19 में आंसर उस ऑब्जेक्शन से मैच नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या आ रहा है आपका? बाई ए स्क्वायर। आवेश पर बिंदु के लंबवत दिशा में लगने वाला बल होगा। तो कौन सा? ऊपर की नेट फोर्स तो ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही दिया हुआ है? कौन सा नजर आ रहा है? मैग्नीट्यूड कौन सा सही नजर आ रहा है? अरे वाला सर आंसर क्या लगा रहा है? आंसर क्या आ रहा है? नाइनटीन्थ का। सर आपका तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ रहा है। यस सर। तो एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है कुछ। एक बार मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ता हूँ, कुछ और तो नहीं कह रहा है। इन द फिगर फोर्स ऑन चार्ज ए इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू BC। फोर्स ऑन चार्ज ए इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू BC। सही है, पहला ऑप्शन सही है बेटा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है, उसको सही कर लीजिएगा, वो मिसप्रिंट हो गया होगा। पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। माइनस में प्लस, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां इसने मान लीजिए ऊपर वाले डायरेक्शन को मैंने क्या मान लिया? माइनस, और नीचे वाले को क्या मान लिया? प्लस। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस माइनस से। वो तो डायरेक्शन आपको पता है ना किस डायरेक्शन में लगेगा बल। ओके सर। हो गया, अब करें? जी सर। जी सर। बेटा माइक को म्यूट कीजिए बेटा।
तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान चीज है। ये एक काल्पनिक चीज है, जैसे इसको समझते कैसे हैं। आपने कहा, सुनिए, मैंने कहा कि दो, विवेक नोट करने की क्या चीज है, वो तो आपको पीडीएफ मिलेगा ना, जो चीज मैं लिखूं बोर्ड पर उसको नोट कीजिए, ठीक है, जो अभी मैं लिखूंगा उसको नोट कीजिएगा। ओके सर। मान लीजिए ये आपका क्यू, सर पूरा पीडीएफ नोट करना पड़ेगा? पीडीएफ नहीं, जो चीज मैं करवा रहा हूं उसको नोट कीजिए। पीडीएफ तो आपको मिल रहा है ना, इतनी सारी चीजें लिखेंगे तो पूरी क्लास तो लिखने में चली जाएगी। ठीक है, जो चीज मैं यहां पे समझाऊं, जो चीज बोलूं उसको नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। मान लीजिए ये क्यू चार्ज है और यहां पे क्या है, क्यू नॉट आवेश है और इन दोनों के बीच की दूरी आर है। तो क्यू नॉट पे कितना बल लगेगा, जल्दी से बताइए, क्यू नॉट पे कितना बल लगेगा? ये क्यू 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 सर F इक्वल टू के क्यू ये होगा बाय आर। जी सर। और किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में। जी सर। अब मान लीजिए यहां पे मैंने क्यू नॉट की जगह कितना आवेश ले लिया, 1 कूलम आवेश ले लिया। क्यू नॉट की जगह क्या ले लिया, 1 कूलम। तो आपने कहा ये क्यू है और यहां पे क्या है, 1 कूलम है और ये दूरी कितनी है, आर है। अब इस पे बल कितना लगेगा 1 कूलम पे, बताइए। ये क्यू 1/r। मतलब ये सिंपल, यही के क्यू बाई आर स्क्वायर। अरे 1 को लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क पड़ता है क्या? यस सर। सही है। जी सर। तो ये जो बल लगा, अगर इसको आप ध्यान से देखें, इस वाले को अगर मैं क्यू नॉट से डिवाइड कर दूं, भागा दे दूं, तो क्या यही चीज आ जाएगी? यस सर। यही चीज आ जाएगी ना? यस सर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले इसको नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए, उसके बाद पहले नोट कीजिए, बिना बोले पहले नोट कीजिए, मैं समझा रहा हूं इसको अच्छे से, पहले इसको नोट कर दीजिए। डन, ठीक है। अब मेरे प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, आपको जो भी पूछना है थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा बचा के रखिए पूछने के लिए। मैंने कहा, मैंने एक आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा, मैंने कहा कि एक आवेश है Q, ठीक, इस Q आवेश के कारण P बिंदु पर, जो कि R दूरी पे है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये निकालना है। मैंने क्या कहा कि Q आवेश है, Q आवेश से R दूरी पर P बिंदु है, उस बिंदु पे हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन समझ में आया? सर जी क्यू नॉट के क्यू पी बाय आर स्क्वायर। अरे सुन तो लीजिए, मैं भी इसकी डेफिनेशन दे रहा हूँ, इसकी परिभाषा दे रहा हूँ कि इसको कहते कैसे जी सर। इससे पहले सुनिए ध्यान से, बाद में पूछेगा, जब मैं बोलूं कि अब पूछिए तब पूछना, उससे पहले नहीं पूछना। तो आपने कहा, मैंने पूछा आपसे कि Q आवेश के कारण P बिंदु पर Q के कारण कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, हमें ये निकालना है। तो इसको देखिए कैसे परिभाषित किया जाता है। आपने कहा कि P बिंदु पर 1 कूलम आवेश पर Q आवेश के कारण जितना बल लगेगा उसी को हम लोग Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। आपने कहा कि P बिंदु पर 1 कूलम आवेश पर जितना बल लगेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है सभी को?
यस सर। अब इसको लिख डालिए अपने, फटाफट इसको लिख डालिए अपने वर्डिंग में, लिखिए जल्दी से। सर एक बार और बता दो। लिखिए लिखिए, पहले जो आपने सुना है उसको ध्यान से थोड़ा सोचिए तो सही, क्या बोला है, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1 मिनट के बाद फिर से रिपीट करता हूँ, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नोट, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा। नोट कर लिया? जी सर। आप सुनिए, मैं फिर से एक बार सुनिए। मैंने कहा Q आवेश के कारण P बिंदु पर 1 कूलम आवेश पर जितना बल लगेगा उसी को मैं Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहूंगा। अब समझ में आया? यस। अब मुझे ये बताइए सोचकर, F की यूनिट क्या होती है? F का मात्रक क्या है? न्यूटन। न्यूटन। और Q का? सर कूलम। तो कूलम। इसका मात्रक क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। जो बल है यह आपकी अदिश राशि है कि सदिश? सर किसके अदिश। सदिश। सदिश वेक्टर वेक्टर सर वेक्टर। क्वांटिटी। तो ये जो विद्युत क्षेत्र होगा ये भी क्या होगा? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोगों ने यहां तक तो समझ लिया। अब मैं आपसे छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, उसको ध्यान दीजिए। आपने कहा कि Q ये प्लस आवेश है, ठीक है? अगर मैं यहां पे 1 कूलम का आवेश रखूंगा तो बल कहां लगेगा? इधर, हाँ या ना? जी सर। इधर रखूंगा तो इधर? जी सर। ऐसे ऊपर, नीचे, इधर, 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 इधर। यस। तो ये क्या बता रहा है? विद्युत क्षेत्र बता रहा है। किसके कारण? प्लस के कारण। तो प्लस के कारण जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की तरफ होता है और चारों दिशाओं में, ठीक है? सर। जी सर। और जैसे कई बार आपने सुना होगा ना कि एक रॉकेट को आपने यहां से उड़ाया और वो वापस जमीन पे नहीं आया, तो आप लोग कहते हैं कि वो रॉकेट कहाँ चला गया? अंतरिक्ष में चला गया। अंतरिक्ष में चला गया इसका मतलब उस पे वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल गया या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला गया, इसलिए वो वापस नहीं आ पाया। हाँ सर। है ना? ऐसा क्यों होता है? क्या बेटा? ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा कि मेरा जैसे कि आप लोग क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, अब क्लास में टीचर खड़ा है तो वहां पे आप खड़े होके बातचीत या उसके साथ बदतमीजी तो नहीं करते, बिल्कुल एकांत में शांति से बैठे रहते हैं, है ना? जी सर। जी सर। तो उस क्लासरूम में उस टीचर का एक क्षेत्र है, और जैसे आप क्लासरूम से दूर चले गए, क्लासरूम से बाहर निकल गए, अब वहां पे जाके आप हल्ला कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसका मतलब आप मेरे क्षेत्र के बाहर हो गए हैं। अब मेरा इन्फ्लुएंस आपके ऊपर कुछ नहीं है, अब जो चाहे वो कर सकते हैं। स्कूल के बाहर हैं। हाँ, तो उसी तरीके से क्या होता है, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो उसका एक क्षेत्र होता है। ये थोड़ी ना कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल है तो ये क्या कर रहा है, जुपिटर को अपने पास खींच रहा है, ऐसा होता है क्या? सर इसके चारों तरफ तो सिर्फ मून जो चांद है वही तो परिक्रमा कर रहा है। किसके कारण कर रहा है?
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि जो चांद है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर है। आई बात समझ में? Yes. हम लोग सिंपल उदाहरण से चीजों को समझ रहे हैं कि हाँ, इस क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ। विद्युत क्षेत्र का मतलब ये हुआ, एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो ये बता रही हैं अगर यहां पर आपने किसी 1 कूलम चार्ज को रखा तो उस पे बल कहां लग रहा होगा। आया कुछ? जी सर। ठीक है। अब मानिए यहां पर अगर आपका -q आवेश होता, माइनस आवेश होता, 1 कूलम पे बल कहां लगता, अंदर या बाहर? अंदर की ओर। अंदर. तो इसका मतलब अगर माइनस आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अंदर की तरफ। कहां होगा, अंदर की तरफ। सर अंदर क्यों होता है? अरे अभी तो बताया, अगर यहाँ पे 1 कूलम आवेश को रखेंगे तो उससे बल कहां लग रहा होगा, ये इसको आकर्षित करेगा ना। Yes, sir. तो इसकी परिभाषा तो हमने ऐसी दी थी अभी कि 1 कूलम पे जो बल लग रहा होगा उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो आपने कहा इधर रखूंगा तो अंदर लगेगा, इधर रखूंगा तो अंदर लगेगा, इधर रखूंगा तो अंदर लगेगा। तो इसका मतलब अगर माइनस आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अंदर की तरफ। अगर आपका धनात्मक आवेश है तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कहाँ होता है, बाहर की तरफ. बाहर की तरफ। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर. जी सर। नोट कर लीजिए फटाफट इसको। हो गया? बना लिए ये? Yes, sir. अब हम लोग इसके कुछ गुण समझते हैं। उजमा, वेरी गुड। कि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसके क्या क्या गुण हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, ये अदिश राशि है कि सदिश, सदिश राशि। ठीक है। अगर आपका पॉजिटिव आवेश है, धनात्मक आवेश है, तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, बाहर की ओर, बाहर की तरफ। अगर ऋणात्मक आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अंदर की तरफ. अंदर की तरफ। अब वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, धनात्मक के लिए बाहर की तरफ और ऋणात्मक के लिए अंदर की तरफ। और इसकी मात्रा क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, वही न्यूटन पर कूलम। अब मेरे से इसका पूछा गया कि इसका आयाम क्या होगा। प्रीमियर सूत्र कैसे निकालते हैं, आयाम पढ़ा है ना 11th क्लास में? जी सर। Yes, sir. तो जैसे कि आपने कहा कि E इज इक्वल टू क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, F का आयाम क्या होता है, mL/t-2, याद है? जी जी सर। और Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q इज इक्वल टू I इंटू T। इसका मतलब Q का आयाम क्या है, A इंटू T। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो mL/t-2 डिवाइडेड बाई AT। तो ये हो जाएगा आपका mL/t-3 इंटू A की पावर -1। आ गया समझ में? आया आया आया? यस सर. ठीक। और यही चीज यहाँ पे लिखी है मैंने। आया समझ में? ये बता दिया कैसे आया। क्लियर है? जी जी सर। अब फिर से ध्यान से सुनिए, जो अगला पॉइंट है वो क्या कह रहा है। आपने कहा कि विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। विद्युत क्षेत्र क्या बेटा, इस दिशा में है। राइट साइड. इससे पहले हम लोग इस चीज को समझते हैं, ये है। अब मैंने यहाँ पे अगर आपसे पूछूं कि अगर मैं यहाँ पर Q आवेश रखूंगा, यहाँ पर आपने क्या रखा, Q आवेश, आवेश. बल कहाँ लगेगा,
सर बाहर की तरफ ना, जी और बाहर की तरफ किसकी दिशा थी? विद्युत क्षेत्र की। अरे ये तो विद्युत क्षेत्र की दिशा है ना। तो आपने क्या कहा कि अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र में मैं धनात्मक आवेश को रखता हूं तो उस पे जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा। जी सर। अगर मैं यहां पर -q चार्ज रखता तो ये इसको क्या करता? आकर्षित। जी सर, अंदर की इस पे बल कहाँ लगता? अंदर की तरफ। दिशा में ये सर। क्या है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। यस सर। जी तो आपने क्या कहा कि अगर ये विद्युत क्षेत्र है और मैं यहां पर Q चार्ज को रखूंगा तो इस पे बल कहाँ लगेगा? बाहर की साइड। क्षेत्र की दिशा में। अगर -q चार्ज रखूंगा तो इस पे बल कहाँ लगेगा? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। आई बात समझ में? यस सर। और अभी आपने लिखा था कि E = F/Q होता है, तो F = क्या होगा? QE होगा। यस तो इस पे जो बल लग रहा होगा वो कितना होगा? QE। और इस पे भी बल लग रहा होगा वो कितना होगा? QE। E तो क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आया? यस सर। यस सर। आवाज नहीं निकल रही मुंह से। सर आगे समझ में? आ गया। यस ठीक है। इससे पहले किसकी क्लास थी? केमिस्ट्री की? केमिस्ट। जी अच्छा, यस सर ने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया क्या कि अब दिमाग सुन हो गया आप लोगों का? यस सर। अच्छा, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया। क्या पढ़ा केमिस्ट्री में? क्या पढ़ा? अरे क्या पढ़ा ये भी नहीं पता? सर हमने क्लास अटेंड। अच्छा, क्लास अटेंड ही नहीं की थी। ठीक है। सर आज फोन ही नहीं था मेरे पास भी। अच्छा ये बताइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो है ना, इसमें से सबसे टिपिकल सब्जेक्ट कौन सा लगता है आप लोगों को? सर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। मुझे भी केमिस्ट्री। जी हाँ, तो जो भी कठिन सब्जेक्ट हो उसको कभी भी मत छोड़िए। जी उसके सर। पीछे इतना पढ़िए कि वो सब्जेक्ट आपके लिए आसान हो जाए। ओके सर। ठीक है। केमिस्ट्री भी पढ़ा सकता हूँ क्योंकि इंजीनियरिंग में एडवांस लेवल पे मैंने 5 साल केमिस्ट्री पढ़ाया। ठीक है। मेरा पीसीबी तीनों स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। सर आप मैथ केमिस्ट्री पढ़ा दोगे? क्या बेटा? मैथ केमिस्ट्री पढ़ा दोगे आप? बेटा मेरा तीनों स्ट्रॉन्ग है, मैं इंजीनियर हूं ना, तो ज्यादातर इंजीनियर का फिजिक्स और मैथ्स तो स्ट्रॉन्ग रहता ही है। और केमिस्ट्री मैंने आकाश में 5 साल एडवांस लेवल पे पढ़ाया है। सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाना चाहिए था तब। हाँ? मेरा फिजिक्स पसंदीदा सब्जेक्ट है ना, इसको समझाने में मजा आता है। केमिस्ट्री तो आधी चीजें तो रटी हुई चलती हैं नहीं। चलिए, तो हमने यहां तक समझ लिया। अब हम लोग यहां पे समझते हैं कि चार्ज कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, ये मान लीजिए एक छड़ है, ये क्या है आपकी? एक रॉड है, छड़ है, और इस पे आपने क्या किया? आवेश को बिखेर दिया इसके पूरे लंबाई पे। बिखेर सकता हूं ना? यस। जैसे ये पेन है, पेन के ऊपर पाउडर डाल दीजिए तो पूरा बिखर जाता है ना पाउडर इस पे। यस सर। तो वैसे आपने क्या किया? इस छड़ पर पूरा चार्ज को बिखेर दिया बिखेर दिया। और आपने कहा कि इसकी लंबाई कितनी है? L है। एल। और कितना आवेश बिखेरा था? Q। क्यू। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, आगे मैं सिंपल सा बोलूं कि आपने 100 रुपए में 20 टॉफियां खरीदी तो एक टॉफी कितने की? 5 रुपए का। 5। मैंने कहा L लंबाई पे Q आवेश है तो 1 मीटर की लंबाई पे कितना आवेश होगा? 2/L। बाई L। तो आपने कहा Q/L, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैम्डा।
मतलब कि एकांक लंबाई पर आवेश। आई बात समझ में? आवेश का सर। यस सर। आगे समझ में? यस सर। ठीक। अब मान लीजिए ये आपका कोई क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कितना है a, और इस पूरे क्षेत्रफल में आपने कितना आवेश बिखेर दिया? q। जी तो एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश होगा? सर q बाई a। इसी को क्या कहते हैं? सिग्मा। सिग्मा। ठीक है? यस सर। सिग्मा इज इक्वल टू q बाई a। अब आपने कहा ये बॉटल है, आ रहा है नजर सबको? जी सर। इसमें पानी भरा हुआ नजर आ रहा है? जी सर। यस सर। तो आपने कहा ये पानी की जगह क्या होता? आवेश होता। तो इसके पूरे आयतन में है ना आवेश, Q बाई बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? q बाई p। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? एकांक आयतन पर आवेश। रो। इसको कहते हैं रो। रो। क्लियर है? सर रो और डेंसिटी सेम होता है क्या? क्या बेटा? रो और डेंसिटी सेम होगा? नहीं 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 नहीं, लिखते ऐसे ही हैं, लेकिन वो चीज अलग चीज है। डेंसिटी का मतलब तो घनत्व हो गया, ये घनत्व थोड़ी ना है। ये हम लोग कहेंगे आवेश घनत्व कह सकते हैं इसको। ठीक है? सर डेंसिटी को तो रो की तरह लिखने से क्या मतलब है, लेकिन दोनों की समझ तो अलग अलग है ना। सर इसका फॉर्मूला ये बना गया क्यू बाई रो इक्वल टू रो। Q बाई T इक्वल रो। q बाई v बेटा। हाँ Q बाई बी होगा, इसका टू रो होगा। हाँ। जी सर। v क्या है? वॉल्यूम, आयतन। बस। यहाँ तक क्लियर है? सर ये रो का साइन है। अब चलिए, अब हम लोग कुछ दिलचस्प चीजें करते हैं। मेरे को थोड़ा वो डर भी लगता है कि दिलचस्प चीजों के कारण आपको मैं डरा ना दूं। अब जी खतरों से खेलने का शौक है। अच्छा, खतरों से खेलने का शौक है। चलिए देखिए, मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। ठीक है? लेकिन आप लोग फॉर्मूला याद रखेंगे। देखिए, आपने कहा कि एक छड़ है और इस पे क्या है? Q आवेश को बिखेर दिया इसके पूरे लंबाई पे। ठीक? तो यहां पे हम लोग क्या शो करते हैं? लैम्डा। आई बात समझ में? सर हमारे पास जो एनसीईआरटी बुक है उसमें तो सर डाइवेशन है। इसका जी सर। इसका है कि इसका है? इनफाइनाइट के लिए सर। आपके पास भी एनसीईआरटी है, आप एक साल में अभी पढ़ रहे होंगे, मैं 15 साल से एनसीईआरटी देखता आ रहा हूं। तो मेरे को तो पता है ना कि कहां पे क्या क्या दिया हुआ है। ओके सर। हाँ, तो मान लीजिए एक छड़ है जिसकी कुछ लंबाई है 5 मीटर 10 मीटर जो भी है, और इस पे एकांक लंबाई पे आवेश कितना है? लैम्डा। ठीक? आपसे पूछा गया कि यहां पर एक P बिंदु है, ये P बिंदु है जो कि कितनी दूरी पे है छड़ से? स्मॉल d दूरी पे है। सर D क्या है? क्या बेटा? D दूरी। दूरी। ठीक है? तो आपसे पूछा गया कि इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये निकालना है। ठीक? मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, डेरिवेशन नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है और मैं डेरिवेशन समझाने जाऊंगा तो हो सकता है कई लोगों को ना समझ जाए, बेकार में बोर होंगे। मेरे को फॉर्मूले से मेरा काम हो जाएगा, इसलिए मैं फॉर्मूला समझा रहा हूं। ठीक है? तो P बिंदु पर सर बोर्ड में आती है डाइवेशन? नहीं। तो यहां पर जो आपका जो विद्युत क्षेत्र होता है, इस बिंदु से इस कोने को देखें, ये कितना कोण बना रहा है? 90। थीटा व 90। कैसे कोण 90 डिग्री बना रहा है? नो सर, थीटा होगा। और यहां से आपने इस वाले पॉइंट को देखा,
ये कितना कोण बना रहा है? θ2 जी मान सर, लीजिए। थीटा। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ई परपेंडिकुलर इसके लंब दिशा में, और एक होता है इसके समांतर दिशा में, पैरेलल डायरेक्शन। पैरेलल डायरेक्शन में। तो ई परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के लैम्डा डिवाइडेड बाई डी साइन θ1 प्लस साइन थीटा, और ई पैरेलल का होता है के लैम्डा बाई डी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ठीक है, सर इसको नोट कीजिए। आया सर? आया कहां से? यस सर। जब मुझे लगेगा कि अब आपका दिमाग उतना चलने लगा है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊं तो उसको आप झेल सकते हैं, मैं बता दूंगा उस दिन। मैं फिर से समझा रहा हूं, नोट कर लीजिए, मैं फिर से समझाऊंगा। अरे एक समय होता है ना, जैसे कि जब बच्चा पैदा लेता है तो उसको क्या करते हैं, आप उंगली पकड़ के चलाते हैं ना, क्या करते हैं? यस सर। या उसको दौड़ाने लग जाते हैं? नो नहीं सर। सर। तो अभी मैं दौड़ाना नहीं चाहता, इसलिए इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं। अभी आपको मैं उंगली पकड़ के चला रहा हूं, ठीक है? मेरे को लगे कि आप चलना सीख गए हैं तो दौड़ा दूंगा, मतलब कि डेरिवेशन बता दूंगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको मैंने डेरिवेशन बताया है, ठीक? सर हम लोग को बताइए तब। बताऊंगा, मैंने मना किया कि नहीं बताऊंगा, पहले ही बताइए। मैंने एक बार भी कहा कि नहीं बताने वाला? जी सर। मैंने कहा ना बताऊंगा, लेकिन कुछ समय के बाद बताऊंगा। मेरे को लगना चाहिए ना कि हाँ अब आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही है, अब मैं बताऊंगा तो आप लोग डरेंगे नहीं। लेकिन आज बता दिया तो लिटरली आप लोग डर जाएंगे, कुछ बच्चे डर जाएंगे। मैं किसी को डराना नहीं चाहता। चलिए अब देखिए, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि अगर एक छड़ है जिसपे एकांक लंबाई पर आवेश कितना है, लैम्डा, और यहाँ पे P बिंदु है जो कि इससे कितनी दूरी पे है, स्मॉल d दूरी पे है, तो आपसे पूछा गया कि P बिंदु पे इस छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये निकालना है। तो इसमें तीव्रता के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है लंब दिशा में और एक होता है समांतर दिशा में। जो लंब दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के लैम्डा बाई डी साइन θ1 प्लस θ2, और समांतर दिशा में जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है के लैम्डा बाई डी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। अब आगे समझ में, जिसने भी पूछा था? यस सर। अब सोचकर बताइए, अगर ये अनंत तक जा रहा होता, अनंत लंबाई का ये वायर होता, ठीक है? ये वायर क्या है? अनंत लंबाई का है, अनंत तक जा रहा है, और यहाँ पे P बिंदु है जो कि कितनी दूरी पे है, स्मॉल d दूरी पे। θ1 और θ2 की वैल्यू क्या होती? सोचकर बताना है, जल्दबाजी में नहीं, गलत जवाब नहीं चाहिए मेरे को। सोच लीजिए थोड़ा सा, 10 सेकंड सोचिए, उसके बाद बताइए। 90 डिग्री सर। दोनों की वैल्यू या किसी एक की वैल्यू? दोनों का। बिल्कुल सही अंशु, वेरी गुड। देखिए मैंने क्या कहा था, P पॉइंट से मैं किसको देखूंगा? P पॉइंट से किसको देखूंगा? वायर के इस एंड, है ना? तो वो तो एंड इंफिनिटी पे जा रहा है। बेटा माइक को म्यूट कीजिए विवेक। अगर ये पॉइंट यहां पे होता तो ये एंगल बन रहा होता, ये पॉइंट यहां पे होता तो ये एंगल बन रहा होता, ये पॉइंट यहां पे होता तो ये एंगल बन रहा होता। तो लेकिन ये देख रहे हैं ना, एंगल बढ़ता जा रहा है। यस सर। तो अगर ये अनंत पे है तो ये लगभग 90 डिग्री हो जाएगा। यस सर। तो आपने कहा कि θ1 की वैल्यू और θ2 की वैल्यू कितनी होगी? 90। तो E परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? साइन 90 प्लस साइन 90, फॉर्मूले में देखिए, साइन 90 प्लस साइन 90, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। इधर आइए, cos 90 माइनस cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है?
0। तो ई पैरेलल कितना हो जाएगा? 0। 0। तो यहाँ पर आपने कहा कि अगर ये अनंत लंबाई का वायर है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई। आया समझ में? बेटा क्लियर है? जी सर। सर एक बार नोट कर लीजिए। हाँ, नोट कीजिए, आराम से नोट कीजिए, उसके बाद 2 प्रश्न नोट कीजिए। एक बार और बता दो सर, रिपीट कर दीजिए। हाँ, देखिए θ1 की वैल्यू बेटा 90 डिग्री और θ2 की वैल्यू 90 डिग्री। तो Yes, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2k लैम्डा बाई डी। अब आया समझ में? यस सर। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, और 1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी के आता हूं, बस 1 मिनट। सर इसे बैक कर दो आप। सर ये अनंत वाला कितना? सर अनंत वाला क्या बताऊं? सर पीछे आपने बताया था अनंत के लिए। सभी लोगों को क्लियर है कि कैसे आया? अब मान लीजिए अगर कुछ ऐसा होता, ये अनंत तक जा रहा है और जहां से ये स्टार्ट हुआ था इसके बगल में ये पॉइंट P होता, यहां पे अगर P बिंदु होता d दूरी पे, और इस पे कितना है? लैम्डा कूलम पर मीटर, तो यहां पर कितना होता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? θ1 की वैल्यू क्या होती? θ1 की वैल्यू 0। θ1 कितना होगा? 0 होगा सर। 90। और θ2? वो भी 90। 0। इसके लिए 0। हमेशा कैसे बनाते हैं? सुनिए ध्यान से सुनिए। यह आपने कहा वायर है, ठीक है, इस बिंदु पे निकालना है, तो इस बिंदु से सबसे पहले इसके ऊपर अभिलंब बनाएंगे, ठीक है? सबसे पहला काम ये करेंगे, और यही क्या होता है? D। और P बिंदु से इस सिरे को देखेंगे और इस एंगल को देखेंगे, P बिंदु से इस सिरे को देखेंगे और इस एंगल को देखेंगे। अब आया समझ में? जी। तो अगर मैं P बिंदु से इस वाले सिरे को देख रहा हूं तो ये एंगल कितना बन रहा होगा? 90। अगर मैं इस सिरे से इस बिंदु से इस सिरे को देख रहा हूं तो ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? 0। अब आया समझ में? यस सर। तो ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा? k लैम्डा बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। साइन θ1 कितना है? 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1
तो होगा। और साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये सिंपल ये रहेगा ना, 1 + 0 1 होता है, और 1 को मैं मल्टीप्लाई करूं कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। ई पैरेलल के लैम्डा बाई डी कॉस 0 माइनस कॉस 90। कॉस 0 की वैल्यू 1 कॉस 90 की वैल्यू 0। सिंपल एक बचेगा ना, 1 - 0 1, और 1 को मैं लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने कहा कि यहाँ पर आपके विद्युत क्षेत्र आएगा एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ये आएगा के लैम्डा बाई डी, ये आएगा के लैम्डा बाई डी, तो रिजल्टेंट तो इन दोनों के बीच में होगा ना। यस सर। कितना होगा? √2 के लैम्डा बाई डी। आई सर बात? यहाँ पे θ1 θ2 सर 90 और 0 कैसे हुए सर, एक बार बता दीजिए। बेटा हम लोग इस वाले पॉइंट से इस वाले सिरे को देखेंगे तो ये तो 90 डिग्री बना रहा होगा ना, अनंत तक जा रहा है, अनंत तक। अभी तो बताया था अनंत तक जा रहा है ये तो 90 डिग्री होगा ना, कहीं अनंत भी जाके मिलेगा। ये कितना होगा कोण? 90। और मैं इसको इसी से मिला दूं तो ये दोनों तो समांतर हो गई, तो समांतर के बीच में कितना कोण बनता है? 0। सर ई पैरेलल समझा दो ऊपर। क्या? ई पैरेलल समांतर, ई समांतर। अरे हाँ। फॉर्मूला में आपने अच्छा फॉर्मूला क्या था हमारा? ये था ना फॉर्मूला। जी सर। तो θ1 की वैल्यू 90, तो साइन 90 प्लस साइन 0 यही होगा ना। साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो 1 + 0 कितना हो जाएगा? 1 1। तो 1 इंटू ये लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? के लैम्डा बाई डी ना। जी। इधर cos 0 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0, तो 1 - 0 कितना हो गया? 1 1 इंटू के लैम्डा बाई डी कितना हो जाएगा? 1 के लैम्डा बाई डी ना। नहीं आया? आगे सर, आगे आया? सर। ठीक है, नोट कर लिया बेटा। बैक कर दीजिए। नोट कर लीजिए इसको। सर हाँ बोलिए। इनका जो रिजल्टेंट है ये √2 के लैम्डा बाई डी कैसे आया ये बता दो। जब मैं ही बताऊंगा तो आप लोग क्या करेंगे? दो सदिश राशियों को कैसे जोड़ा जाता है? क्या होता है फॉर्मूला? √a² + b² 2ab कास्ट। ये होता है ना। जी। a की वैल्यू कितनी है? के लैम्डा बाई डी। b की वैल्यू कितनी है? के लैम्डा बाई डी। और दोनों के बीच में कोण कितना है? 90। 45 तो cos 90 की वैल्यू 0। तो ये क्या बचेगा? अब वैल्यू पुट कर दिए, देखिए आ जाएगा, हो जाएगा अब। जी सर। क्लियर है सभी को? हाँ सर। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आगे अब एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को अभी स्टार्ट नहीं करना चाहता, नहीं तो एक बार में बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। हाँ, आप लोगों की थोड़ी सी मैं कमियां सुनना चाहता हूं। आपको क्या लगता है फिजिक्स में कहां कहां पे आपको वीक पोर्शन है, कहां कहां पे कमी है? बताइए बताइए। हम लोग स्टार्ट करते हैं स्मृति से।
स्मृति बताइए, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें आपको लगता है कि क्लास 11 पढ़ा है ना, क्लास 11 ही बताइए, कौन सा टॉपिक है जिसमें आपको लगता है कि नहीं सर यहाँ पे बड़ा वीक है, मेरे को तो चीजें समझ में नहीं आती कि कैसे होता है। स्मृति, चलिए स्मृति बात नहीं करेंगी। राशि, अच्छा ठीक है। कुमकुम, एक एक करके हर एक पे आ रहा हूं मैं। सर मुझे तो सब जगह डिफिकल्टी लगती है। अच्छा, सब जगह डिफिकल्ट लगती है, ओके। बहुत वीक है। जैस्मीन, जैस्मीन, यस सर। हाँ बेटा बताइए, आपको कहाँ पे लगता है डिफिकल्ट? डिफिकल्ट हर टॉपिक में लगता है और जो समझ में आया था तो वो इजी लगने लगता है। जैसे मैं 11th के बारे में बात करूं, 11th क्लास में 11th में टीचर ने सिर्फ रीड कराया था और कुछ कराया ही नहीं। अच्छा ठीक है। अर्नव, अर्नव बेटा, अर्नव भी बात नहीं करेंगे। रोशनी, ठीक। भूमिका, यस सर। हाँ बेटा बताइए, आपको कौन सा लगता है 11th में टिपिकल टॉपिक? सर पूरी खराब है मेरी फिजिक्स। पूरी खराब है, ठीक है। गौतम, यस सर। आपको कौन सा लगता है बेटा टिपिकल टॉपिक? सर डिफिकल्ट तो जो होगा जो नहीं होगा वो डिफिकल्ट लगा, जो सर कर देते हैं मुझे इजी लगने लगता है सर। कौन सा वही तो पूछ रहा हूँ सर टॉपिक जैसे कि न्यूमेरिकल है, उसमें फॉर्मूला कौन सा रखना है, बस इतने ही भूल जाते हैं। अच्छा ठीक है। जी, फॉर्मूले से वो बनानी जैसे साइज सर, उसे क्या कहते हैं, क्या आपने बताया किया जाए ये सब चीजें ना जी। विवेक बेटा, हाँ सर। आपको कौन सा टिपिकल लगता है क्लास 11th में? सर मतलब कॉन्सेप्ट तो समझ में आते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं बन पाते। क्वेश्चन नहीं बन पाया इसका मतलब चैप्टर नहीं समझ में आया। फिजिक्स का सिंपल सा रूल होता है सर। ठीक है। आपने क्वेश्चन करने के दिए थे, मैंने सब कर देखे, कुछ क्वेश्चन तो है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आज तारीख की क्या है आपकी? 28 अप्रैल 2022। जी सर। ठीक है। और हम लोग बात करेंगे ठीक 2 महीने के बाद 28 जून 2022 में। तब तक हम लोग का 1-2 चैप्टर खत्म हो चुका होगा। ठीक है। लेकिन आप लोग जैसे मैं रोज पढ़ा रहा हूं, जितना काम आप लोगों को दूं उतना काम करेंगे और 2 महीने के बाद इसी तारीख को आप लोग कहेंगे सर अब मैं क्वेश्चन पढ़ते मेरे को ये पता चल जाता है कि इसमें कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। जी सर। कई बार तो क्या है कि हम लोग कोई सा भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उस कॉन्सेप्ट पे कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाती है। जैसे कि हम लोगों ने कूलम लॉ पढ़ा, उसमें अगर मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन करवाता, मैंने तो पढ़ा भी दिया, क्वेश्चन भी करवा दिया, लेकिन मैंने कितने क्वेश्चन करवाए? लगभग 20 क्वेश्चन करवाए ना। यस सर। तो अगर हम लोग अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें पता रहेगा कि हाँ ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना है। और ऐसे क्वेश्चन जब बार बार करते हैं तो उसमें हम लोग अभ्यस्त हो जाते हैं। कहते हैं ना, एक दोहा बहुत अच्छा है, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान। पढ़ा है? यस सर। जी सर। तो इसका मीनिंग बताएगा बिल्कुल एग्जैक्ट हिंदी। सर जैसे हीरो को घसा जाता है एकदम चमकने लगता है, उसी तरह अगर मतलब सवाल को लगाएंगे तो वो भी मेरे को इस सेंटेंस का बिल्कुल एग्जैक्ट हिंदी चाहिए, एक और उदाहरण नहीं चाहिए। सर एक बार
एक बार और बोलो, मतलब। करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, ये तो पढ़ाई होगा दोहा हिंदी में। जी सर। कोई भी बताइए, कोई भी बताइए, कोई भी जना बताइए। स्मृति बताइए क्या होता है इसका मतलब। नहीं पता सर। ठीक है, करत करत अभ्यास मतलब कि अभ्यास को बार बार करने से जड़मत, जड़मत का मतलब होता है मंद बुद्धि, हो सुजान मतलब कि वो भी बुद्धिमान बन जाता है। और इसी कहावत से हम लोग कई सारे कोरिलेशन करते हैं। जैसे कि अभी एक बच्चे ने एग्जांपल दिया कि हीरे को जितना घिसा जाता है उसकी चमक उतनी ही बढ़ती जाती है। और आपने ये भी देखा होगा कि पत्थर तो बड़ा मजबूत होता है ना, लेकिन एक छोटी सी रस्सी, जब कुएं से हम लोग पानी निकालते हैं तो रस्सी बार बार पत्थर पे घिसती रहती है, होती है ना। यस सर। और वो अपनी वहां पे निशान छोड़ जाती है, यस सर। रस्सी का निशान बन जाता है वहां पे लगातार। तो सोचिए, एक पतली सी रस्सी ने उस पत्थर पे अपना निशान बना दिया, तो अगर आप अपनी कड़ी मेहनत करें तो आप अपने एक मुकाम, बहुत अच्छा मुकाम बना सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, मेहनत से भागते हैं। जैसे ही मैंने एक क्वेश्चन देखा और आपने क्या कहा, सर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, सर जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये करते हैं ना। चीजें समझ में आएंगी, चीजें तब समझ में आएंगी। अब से आप लोग ये नियम बांध लीजिए, ठीक है, कि अगर जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है प्रैक्टिस के लिए, उस क्वेश्चन को चाहे दिन हो रात हो, आप उसको बैठ के बार बार करेंगे। नहीं हो रहा तो फिर से कीजिए, दूसरा तरीका सोचिए कि यहां पे क्या गलती कर दी। कर तो सकते ही है ना। जी सर। लेकिन उसका सॉल्यूशन मत ढूंढिए गूगल पे डाल के। ये सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात है कि आज के स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ही कोई क्वेश्चन नहीं आया तुरंत गूगल पे डाल देते हैं